हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी क्लास नंबर 320। और मोनोसेक्राइड्स के अंदर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट आइसोमरिज्म, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। और आज हम लोग एक नए आइसोमर के बारे में स्टडी करेंगे जिसको हम कहते हैं अनोमर्स, और उससे रिलेटेड एक और टॉपिक जिसका नाम है म्यूटा रोटेशन। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले हमारे जो आइसोमरिज्म पे दूसरे वीडियोज़ है उनको पहले देखो, तभी आपको ये वीडियो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा, क्योंकि सारे बेसिक कंसेप्ट हम ऑलरेडी वहाँ पर सीख चुके हैं और उन्हीं बेसिक कंसेप्ट्स को यूज़ करके हम अलग अलग आइसोमर्स यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अनोमर टॉपिक पे आने से पहले कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स मैं आपको पहले सिखाऊंगा, जिससे हमारा ये टॉपिक थोड़ा और आसान हो जाएगा। देखिए, हम लोग क्या करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे एल्डिहाइड के साथ में। अब आपके सामने ये स्ट्रक्चर है, ये अल्कोहल और ये एल्डिहाइड, ठीक है। OH ग्रुप अल्कोहल और CHO ग्रुप बनाता है इसे एल्डिहाइड। तो जब हम एक अल्कोहल का रिएक्शन एक एल्डिहाइड के साथ में करवाएंगे तो बेसिकली ये होगा कि ये जो H ग्रुप है अल्कोहल का, ये जाकर इस O पे अटैच होगा, और जो पीछे जो R2O वाला ग्रुप है, ये R2O वाला ग्रुप जाकर अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ में, ठीक है। तो R2O जाकर सीधा अटैच हुआ कार्बन के साथ में, H अटैच हुआ ऑक्सीजन के साथ में। अब ये जो स्ट्रक्चर बन के आया है इसका नाम है हेमी एसिटाल स्ट्रक्चर। ये याद रखिएगा, क्योंकि एनोमर्स में हम लोग ग्लूकोज के डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस की स्टडी करेंगे, वहाँ पर हम लोग हेमी एसिटाल की बात करेंगे। तो हेमी एसिटाल कब बनेगा? जब एक अल्कोहल एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करेगा। सिमिलरली जब एक अल्कोहल कीटोन के साथ में रिएक्शन करता है, तो इसी तरह से जो R2O वाला ग्रुप है, ये R2O वाला ग्रुप जाकर अटैच होगा कार्बन के साथ में, और H जाकर अटैच होगा O के साथ में। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बना है इसका नाम है हेमी कीटाल, ठीक है। एसिटाल इसलिए नाम दिया बिकॉज ये एल्डिहाइड के साथ अल्कोहल के रिएक्शन से बना है, और कीटाल वर्ड हमने इसलिए यूज़ किया बिकॉज कीटोन का रिएक्शन एल्डिहाइड होने के साथ में ये बना है। तो नाम क्या है? हेमी एसिटाल। जब अल्कोहल और एल्डिहाइड रिएक्शन करेंगे और जब अल्कोहल और कीटोन रिएक्शन करेंगे तो बनेगा हेमी कीटाल। चलिए फिर शुरू करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ग्लूकोज। जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की बात आती है तो हम लोगों को बुक्स में बहुत ही अलग अलग टाइप्स के स्ट्रक्चर्स, प्रोजेक्शंस या रिप्रेजेंटेशंस दिखते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशंस में क्या डिफरेंस है और कब कहाँ यूज़ होता है, वो हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। जब मोनोसेक्राइड्स के प्रोजेक्शंस की बात आती है तो सबसे पहले शुरुआत होती है फिशर प्रोजेक्शन के साथ। एमिल फिशर नाम के एक साइंटिस्ट ने फिशर प्रोजेक्शन डेवलप किया था। फिशर प्रोजेक्शन के अंदर हम लोग बेसिकली दो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। सबसे पहला ये स्ट्रक्चर जो आप स्टडी करते हो, ठीक है, जो आप मैक्सिमम टाइम मोनोसेक्राइड्स का स्ट्रक्चर आप इसी तरह से ड्रॉ करते हो। तो दिस इज़ ओपन फॉर्म ऑफ फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन के भी दो फॉर्म होते हैं, जिसमें से सबसे पहला फॉर्म है ओपन फॉर्म। क्लियर? हम मैक्सिमम टाइम इसी को ड्रॉ करते हैं चीज़ें समझाने के लिए। अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जब एल्डिहाइड रिएक्शन करे किसके साथ में? अल्कोहल के साथ में, तब बनता है हेमी एसिटाल। अब यहाँ पर आप देखना, इस ओपन फॉर्म में बेसिकली क्या होता है कि ये जो पहला कार्बन है इस पे प्रेजेंट है एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। अब पहले कार्बन का एल्डिहाइड ग्रुप फिफ्थ कार्बन के, यानी कि इस कार्बन के OH ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा। यानी रिएक्शन किस किस के बीच में हो रही है? एल्डिहाइड और अल्कोहल के बीच में। तो क्या बनेगा? हेमी एसिटाल स्ट्रक्चर। इसलिए इस तरह की जब बॉन्डिंग हो जाती है तो इस तरह से एक आप ऐसा समझ लो कि इनके बीच में ऐसा रिंग बन जाएगा इस तरह से। तो एग्जैक्ट ये स्ट्रक्चर बन के आएगा आपके सामने। पहले कार्बन का जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो रिएक्शन करेगा फिफ्थ कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में, तो इस तरह से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसे आप कहते हो हेमी एसिटाल रिंग स्ट्रक्चर। और याद रखें, ये रिंग स्ट्रक्चर बना है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में। तो ये भी एक तरह से फिशर प्रोजेक्शन का ही एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है। सेकेंड रिप्रेजेंटेशन है हावर्थ प्रोजेक्शन, और इस हावर्थ प्रोजेक्शन में हम लोग जो है बेसिकली साइक्लिक फॉर्म्स की बात करते हैं। फिशर प्रोजेक्शन में साइक्लिक फॉर्म्स नहीं है, हावर्थ प्रोजेक्शन में आपको साइक्लिक फॉर्म देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये पहला स्ट्रक्चर जिसको आप कहते हो पायरानोज, और ये दूसरा स्ट्रक्चर जिसको आप कहते हो फ्यूरानोज। अब पायरानोज और फ्यूरानोज, पहले ये समझते हैं कि ये वर्ड कहाँ से बने। देखो, पायरानोज वर्ड बना है हमारे पायरान से, ये पायरान का स्ट्रक्चर है।
इस पायरान में एक रिंग के अंदर अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 5 तो कार्बन प्रेजेंट है और उसी रिंग का पार्ट है एक ऑक्सीजन, यानी कुल मिला के 6 मेंबर है इस रिंग के अंदर। दिस इज पायरान रिंग। इसी तरह से एक और रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप कहते हो फ्यूरान। इस फ्यूरान में अगर आप देखोगे तो 1 2 3 और 4 तो कार्बन है और उसी रिंग के अंदर एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यानी कि टोटल 5 मेंबर्स की रिंग है। तो फ्यूरान में टोटल 5 मेंबर्स होते हैं और पायरान में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। तो ये पायरान से मिलता जुलता वर्ड आ गया पायरानोज। ओज वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं आपको पता है, शुगर के लिए ओज वर्ड यूज़ होता है। तो यही पायरान जब एक शुगर फॉर्म में रहता है तो पायरानोज और फ्यूरान फ्यूरानोज बन जाता है। तो ग्लूकोज के जो साइक्लिक फॉर्म्स हैं वो 2 हो सकते हैं, पायरानोज या फिर फ्यूरानोज। अब पायरानोज जैसा मैंने बोला 6 मेंबर्ड रिंग है और फ्यूरानोज एक 5 मेंबर्ड रिंग है। जितने भी बायोलॉजिकल सिस्टम्स में हम ग्लूकोज की जब स्टडी करते हैं तो बायोलॉजिकल सिस्टम में हमेशा ग्लूकोज आपको साइक्लिक फॉर्म में या फिर रिंग फॉर्म में देखने को मिलेगा। इसलिए जब भी आप बायोलॉजिकल सिस्टम्स में ग्लूकोज की रिएक्शन से स्टडी करते हैं तो आप हावर्थ प्रोजेक्शन का यूज़ करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर हमेशा ग्लूकोज आपको हावर्थ प्रोजेक्शन या हावर्थ रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग प्रोजेक्शंस हैं ग्लूकोज के कि हम ग्लूकोज को किस तरह से अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सर हावर्थ में भी 2 है, पायरानोज और फ्यूरानोज। तो कौन सा ग्लूकोज इसमें से कौन से फॉर्म में ज़्यादा रहता है? तो यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर याद करवा दूँ। देखो प्रीडोमिनेंट फॉर्म की अगर मैं बात करूँ, यानी ग्लूकोज का प्रीडोमिनेंट फॉर्म आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज मोस्ट ऑफ द टाइम कौन से फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, तो आपका आंसर होता है पायरानोज। ग्लूकोज का प्रीडोमिनेंट फॉर्म में पायरानोज। ग्लूकोज आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में बायोलॉजिकल सिस्टम्स में ग्लूकोज आपको पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा और फ्रक्टोज आपको देखने को मिलेगा फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर के अंदर। गेटिंग माई पॉइंट। तो हमेशा याद रखना है ग्लूकोज पायरानोज फॉर्म में डोमिनेंट फॉर्म है उसका और फ्रक्टोज का डोमिनेंट फॉर्म है फ्यूरानोज। इसलिए आपको ग्लूकोज का जो नेम कई जगह मिलेगा वो पायरानोज नाम से आपको देखने को मिलेगा। मैं आऊँगा इस नाम पे भी आऊँगा नेक्स्ट स्लाइड में, फिलहाल आप इस चीज़ को यहाँ पर समझें। अब सर ये तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, इसको याद कैसे करना है? तो निमोनिक बना देता हूँ मैं आपके लिए। और निमोनिक है 3F, ट्रिपल एफ का मतलब क्या हो जाएगा? सबसे पहले F का मतलब हो जाएगा फ्रक्टोज, फिर है 5 मेंबर्स और फिर है फ्यूरानोज। यानी फ्रक्टोज का प्रीडोमिनेंट फॉर्म है फ्यूरानोज और फ्यूरानोज में कितने मेंबर्स होते हैं? 5 मेंबर्स। ये यहाँ पे देखो आप, ये टोटल 5 मेंबर्स है फ्यूरानोज में। फ्यूरानोज के रिंग के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, टोटल बात नहीं कर रहा। एक फ्यूरानोज की रिंग में, एक फ्यूरान रिंग में आपको 5 मेंबर देखने को मिलेंगे। यहाँ से शुरुआत करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो जब भी आप बोलोगे फ्यूरानोज तो 5 मेंबर की रिंग और ये फ्रक्टोज का प्रीडोमिनेंट फॉर्म है। क्लियर? आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं बात करूँगा फिशर और हावर्थ के बारे में, यानी एमिल फिशर नाम के साइंटिस्ट के बारे में और वॉल्टर हावर्थ के बारे में। इनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे बिकॉज इनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है बायोकेमिस्ट्री के अंदर और इन्हीं चीज़ों के लिए इन दोनों को ही नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। एमिल फिशर को 1902 में नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री में और वॉल्टर हावर्थ को भी नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। एमिल फिशर, जैसा हमने अभी आपको बताया कि इन्होंने फिशर प्रोजेक्शन डेवलप किया था कार्बोहाइड्रेट्स के लिए 1883 में। और उसके अलावा आपने पढ़ा होगा एंजाइम्स के अंदर लॉक एंड की मैकेनिज्म। तो लॉक एंड की मैकेनिज्म का भी आइडिया जो है एमिल फिशर ने ही हमें दिया है। तो ये काफ़ी बड़ा नाम है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। सिमिलरली वॉल्टर हावर्थ को भी नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री में 1937 में एंड ऑब्वियसली इनको ये मिला था फॉर हावर्थ प्रोजेक्शन और इनका विटामिन सी की स्टडी के लिए। इनका विटामिन सी पे बहुत बड़ा स्टडी में कंट्रीब्यूशन भी है, इसलिए हावर्थ और फिशर को काफ़ी एक रेस्पेक्टेबल नाम माना जाता है केमिस्ट्री में। चलिए फिर अब हम लोग आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे जिसको हम कहते हैं अनोमर्स। ठीक है, अब अनोमर्स समझने के लिए मैं आपके सामने ग्लूकोज को 2 अलग अलग तरीके से शो यहाँ पर कर रहा हूँ। ये दोनों ही कौन सी रिंग है तो आप देख लो, इसमें टोटल 6 मेंबर्स है। तो ये पायरानोज है। अब इस पायरानोज में हमने ग्लूकोज को 2 अलग अलग फॉर्म में मैंने आपको यहाँ पे पिक्चराइज किया। इनमें डिफरेंस केवल
पहले कार्बन पे H और OH के ओरिएंटेशन का है। पहला कार्बन कैसे, देखो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा रहेगा, ये इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन पहला कार्बन, तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और सिक्स्थ कार्बन। आई होप ये कंसेप्ट्स आपको केमिस्ट्री के IUPAC वाले सारे कंसेप्ट्स आपको यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले कार्बन पे अगर आप देखोगे तो केवल यहाँ पर डिफरेंस है H और OH के ओरिएंटेशन का, H और OH का 3 डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन का आपको यहाँ पर डिफरेंस नज़र आ रहा है। अब डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि पहले वाले में OH जो है, मैं क्या बात कर रहा हूँ, देखो इस रिंग के बाहर एक कार्बन है, ये वाला ग्लूकोज में 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, पायरानोज रिंग के अंदर 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और 5, और छठा कार्बन जो है वो रिंग से बाहर है। तो मैं 6th कार्बन की बात करता हूँ, यानी CH2OH की बात करता हूँ। तो जिस साइड में CH2OH है उसके ऑपोजिट साइड में OH है। आप इसको ऐसे समझ लो कि OH इस साइड में है तो CH2OH दूसरी तरफ है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे तो जिस साइड में OH है उसी साइड में CH2OH है। तो बेसिक फंडा यही रहता है कि आपको CH2OH और OH का जो है यहाँ पर ओरिएंटेशन देखना है। अगर ये दोनों ऑपोजिट हो एक दूसरे के तब आप इसको कहते हो अल्फा फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज बीटा फॉर्म। अब अल्फा फॉर्म है इसलिए इसका नाम रखा गया है अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये डी कहाँ से आया, तो हमने डी और एल ग्लूकोज की, आपको याद हो तो पिछले वीडियोस में हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहाँ पर इसको समझ सकते हो। और नाम क्या रखा है मैंने, ग्लूकोपायरानोज, यानी यहाँ पर मैं ग्लूकोज को शो कर रहा हूँ पायरानोज फॉर्म में, यानी हावर्थ प्रोजेक्शन में, इसलिए इसके लिए वर्ड क्या यूज़ होगा, ग्लूकोपायरानोज। और अल्फ़ा क्यों, क्योंकि इस फॉर्म में CH2OH इज़ ऑन दी ऑपोजिट साइड टू OH। और इसका सेकंड टाइप जो है वो कहलाता है बीटा डी ग्लूकोपायरानोज, या फिर ग्लूकोज का बीटा फॉर्म, जिसमें OH और CH2OH यानी ये दोनों सेम साइड में प्रेजेंट है, इसलिए ये बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज कहलाता है। अब दोनों ही क्या हो गए, दोनों हो गए C6H12O6, लेकिन फ़र्क किसका है, फ़र्क है केवल H और OH के स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन का, इसलिए ये इस तरह का आइसोमरिज्म कहलाता है अनोमरिज्म। तो ये अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज आर अनोमर्स ऑफ ईच अदर। कुछ बुक्स में आपको इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए ये समझाया जाता है कि अगर OH नीचे की तरफ है और H ऊपर की तरफ है, यहाँ देखो आप OH नीचे है H ऊपर है तो अल्फ़ा फॉर्म, और अगर H नीचे है और OH ऊपर है तो ये बीटा फॉर्म। बट बेसिक कंसेप्ट ये रहता है कि OH और CH2 का OH का ओरिएंटेशन क्या है, उस बेस पे आप अल्फ़ा फॉर्म और बीटा फॉर्म डिफाइन करते हो। तो दीज आर 2 अनोमर्स ऑफ ग्लूकोज, द अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज एंड बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। अब यहाँ पे बात आती है अनोमरिक कार्बन की, कि अनोमरिक कार्बन कौन सा होता है। तो अनोमरिक कार्बन वो कार्बन है जहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कहाँ अटैच्ड है, पहले कार्बन पे, ये रहा देखो फंक्शनल ग्रुप यानी ऑक्सीजन, तो ये पहले कार्बन पे अटैच्ड है, तो ये C1 जो है वो अनोमरिक कार्बन है, और C1 पे ही ओरिएंटेशन का डिफरेंस है, तो इसको आप कहते हो अनोमरिक कार्बन। सिमिलरली अब मैं बात करता हूँ अनोमर्स ऑफ फ्रक्टोज की। अब ये आपके सामने फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब कौन सा फॉर्म है ये, तो आप बोलोगे कि सर ये फ्यूरान फॉर्म है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है कितने मेंबर्स हैं अंदर, 5 मेंबर्स हैं और 4 कार्बन है। अब आप सोचें फ्रक्टोज क्या होता है, C6H12O6, यानी 6 कार्बन होंगे इसमें, लेकिन रिंग में, फ्यूरान के रिंग में 4 ही कार्बन होते हैं, तो 2 कार्बन आपको रिंग के बाहर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब वापस कंसेप्ट वही रहेगा अपना, ठीक है। कंसेप्ट क्या रहेगा कि मैं देखूंगा OH और CH2OH को, और यहाँ पर नंबरिंग कैसे होगी, तो सबसे पहला कार्बन ये होगा, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन और सिक्स्थ कार्बन। अब अनोमरिक कार्बन कौन सा होगा, वो जो फंक्शनल ग्रुप को अटैच्ड है, फंक्शनल ग्रुप को अटैच्ड है ये, तो यहाँ पर अनोमरिक कार्बन है सेकंड कार्बन C2,
जबकि ग्लूकोज में कौन सा था C1, तो मैं C2 को देखूंगा। तो C2 पे देखो आप OH और CH2OH दोनों अपोजिट साइड में प्रेजेंट है, तो ये कौन सा होगा अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस। देखो नाम बनाते वक्त कंफ्यूज नहीं हो और रटो नहीं, चीज़ों को अच्छे से समझोगे तो चीज़ें अपने आप याद होगी। अल्फ़ा फॉर्म है क्योंकि OH और CH2OH अपोजिट साइड में है, फ्रक्टो क्योंकि फ्रक्टोज है, और फ्यूरानोज क्योंकि फ्यूरान रिंग प्रेजेंट है इसके अंदर, तो फ्रक्टोफ्यूरानोज। और इसका अपोजिट OH जो है सेम साइड में है CH2OH के, तो ये बन गया आपका बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। तो ये दोनों जो है फ्रक्टोज के अनोमर्स है, और यहाँ पर C2 जो है वो अनोमरिक कार्बन कहलाएगा। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखो। देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि ग्लूकोज जो है आपका वो एल्डोज है, और फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज कीटोज है। ठीक है, तो इस बेस पे आप याद रखो कि जब भी अगर आपसे पूछा जाए अनोमरिक कार्बन के बारे में, तो आपको बस ये बोलना है कि अगर एल्डोज शुगर होगी तो पहला कार्बन अनोमरिक कार्बन होगा, और फ्रक्टोज यानी कि कीटोज शुगर होगी तो सेकंड कार्बन अनोमरिक कार्बन होगा, क्योंकि एक कार्बन जो है कीटोज शुगर में हमेशा रिंग के बाहर रहेगा। तो जो सेकंड कार्बन जो है वही फंक्शनल ग्रुप को अटैच रहता है। तो कीटोज शुगर में C2 एनोमरिक कार्बन है, और एल्डोज शुगर में C1 जो है वो एनोमरिक कार्बन होता है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक म्यूटा रोटेशन के बारे में। पहले मैं आपको म्यूटा रोटेशन को सिंपली ये समझा दूं कि अल्फ़ा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज या कोई भी मोनोसेक्राइड, अल्फ़ा फॉर्म जो अनोमर है और बीटा फॉर्म, ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। अल्फ़ा बीटा में चेंज होगा, बीटा अल्फ़ा में चेंज होता रहता है। दिस इज़ अल्फ़ा फॉर्म। जब भी हम एक ग्लूकोज का सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं जो काफ़ी फ्रेश है, मतलब एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड ग्लूकोज सोल्यूशन जब आप बनाते हो, तो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर इन दी अल्फ़ा फॉर्म। मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड ग्लूकोज आर इन अल्फ़ा फॉर्म। बट धीरे धीरे वक्त के साथ 12 से 18 घंटे में ये जो अल्फ़ा डी वाला फॉर्म है ये कन्वर्ट होता है बीटा फॉर्म के अंदर। फ्रेशली प्रिपेयर्ड ग्लूकोज में मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अल्फ़ा फॉर्म में रहते हैं, और जब आप उस सोल्यूशन को वहाँ रख दोगे कुछ टाइम, तो 12 से 18 घंटे बाद में ये कन्वर्ट होने लगता है बीटा डी ग्लूकोपायरानोज में, और सिमिलरली बीटा डी ग्लूकोपायरानोज कन्वर्ट होने लगता है अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज में। ये दोनों इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। तो 12 से 18 घंटे बाद में इन दोनों से ही मिलकर एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर बन जाएगा, और उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में आपको अल्फ़ा फॉर्म भी मिलेगा और बीटा फॉर्म भी देखने को मिलेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड एज म्यूटा रोटेशन। अब ये बात हमें समझ में कैसे आई कि हम कैसे प्रूव करें कि म्यूटा रोटेशन होता है। तो इसको प्रूव करने का बहुत आसान तरीका है कि हम ऑप्टिकल रोटेशन देख लेंगे। देखो जब आप अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज की बात करते हो तो उसका ऑप्टिकल रोटेशन होता है +112.2 डिग्री। अब आप सोच रहे हैं कि सर ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, तो ऑप्टिकल रोटेशन के लिए आप हमारे पिछले वीडियोस देखें, उसमें हमने ऑप्टिकल रोटेशन को बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, तो आपको वहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा। तो एक अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड ग्लूकोज का जब मैं ऑप्टिकल रोटेशन देखता हूँ तो वो रहता है +112.2 डिग्री यानी 112.2 डिग्री। सिमिलरली बीटा वाला जो फॉर्म है एनोमर का, उसका ऑप्टिकल रोटेशन रहता है +18.7 डिग्री। गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड ग्लूकोज को जब मैं 12 से 18 घंटे रख दूँ और उसके बाद जब मैं उसका ऑप्टिकल रोटेशन चेक करता हूँ तो वो आता है +52.7 डिग्री। इक्विलिब्रियम मिक्सचर का जो 12 से 18 घंटे बाद स्टैंड पे रखने के बाद बना है, उसका ऑप्टिकल रोटेशन 52.7 डिग्री है। यानी ये जो मिक्सचर है ये कहीं ना कहीं अल्फ़ा फॉर्म और बीटा फॉर्म का मिक्सचर है, ठीक है। और बिकॉज अगर ये कन्वर्जन नहीं होता तो 12 से 18 घंटे बाद भी ऑप्टिकल रोटेशन 112.2 डिग्री ही रहता है, पर ऐसा नहीं होता। इसको हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। तो डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ द चेंज इन द स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन रिप्रेजेंटिंग द इंटरकन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ डी ग्लूकोज टू एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ठीक है, हुआ क्या है? चेंज हुआ है स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन में, जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? कि एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर बन गया है कुछ टाइम बाद में, जिसमें अल्फ़ा और बीटा फॉर्म दोनों प्रेजेंट है और दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं।
अब मैं बात करता हूँ कि सर इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में एग्जैक्ट कितना परसेंटेज अल्फ़ा का है और कितना बीटा का है, क्या हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर में 63% ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बीटा अनोमर की फॉर्म में रहते हैं, यानी कि ये वाला फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये वाला फॉर्म इज़ मोर स्टेबल देन अल्फ़ा। बीटा वाला ग्लूकोज फॉर्म इज़ मोर स्टेबल देन अल्फ़ा वाला फॉर्म, इसलिए 63% आपको बीटा अनोमर मिलेगा और 36% मिलेगा अल्फ़ा अनोमर। जबकि 1% सोल्यूशन, 1% को जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है वो आपको लीनियर फॉर्म, जो हमने फिशर प्रोजेक्शन वाले फॉर्म देखे उसमें भी आपको ग्लूकोज देखने को मिल जाएगा। तो ये जो सवाल आता है कि सर ग्लूकोज के इतने सारे फॉर्म्स हैं, कौन सा कहाँ एग्जिस्ट करता है, उसका आंसर है ये। आई होप पॉइंट आपके लिए काफ़ी क्लियर है। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों से एक बहुत बढ़िया सवाल पूछता हूँ यहाँ पर। आई होप आप मुझे इसका आंसर दे पाओ। मैं इस वीडियो में आपको इसका आंसर नहीं दे रहा, नेक्स्ट वीडियो जो मेरा रिलीज़ होगा उसमें इसका आंसर मैं डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन ये है कि एक क्लिनिकल लेबोरेटरी के अंदर एक लैब टेक्नीशियन ने एक फ्रेश ग्लूकोज का सोल्यूशन बनाया 100 मिलीग्राम पर 100 ml। ठीक है, एक एकदम फ्रेश सोल्यूशन बनाया गया। ठीक है, ये मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये एक सोल्यूशन बनाया मैंने, फ्रेश सोल्यूशन। अब मेरे पास एक सोल्यूशन पहले से पड़ा है जो कि 1 वीक पुराना है। 1 वीक पुराना सोल्यूशन यहाँ पर मेरे पास में पड़ा है। अब मैंने क्या किया, एक मेथड होता है ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड। इसमें ग्लूकोज ऑक्सीडेज नाम का एक एंजाइम यूज़ करके हम लोग किसी भी ग्लूकोज की स्ट्रेंथ स्टडी करते हैं कि किस ग्लूकोज का कितना स्ट्रेंथ है। तो जब मैंने ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड से इन दोनों को स्टडी किया तब ये पता चला कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन का जो स्ट्रेंथ है ये ओल्ड सोल्यूशन से केवल 1/10 है, यानी इसका स्ट्रेंथ इज़ 1/10 ऑफ द ओल्ड सोल्यूशन। जबकि एकदम फ्रेश बनाया गया है ये एकदम ही फ्रेश ग्लूकोज का सोल्यूशन बनाया गया, लेकिन फिर भी इसका ग्लूकोज का जो स्ट्रेंथ आया है वो 1/10 है ऑफ द ओल्ड सोल्यूशन। तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग रहा। तो इसकी एक बार और टेस्ट किया गया और इस बार भी सेम रिजल्ट मिले। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब आपको मुझे आंसर बताना है कि ये ऐसा क्यों होता है। अब हुआ क्या, जब उस टेक्नीशियन ने अपने बॉस को इसके बारे में बताया जो कि बायोकेमिस्ट्री में MD थे, उन्होंने ये बोला कि जो आपने नया सोल्यूशन बनाया है उसको रात भर फ्रिज में रख दो। तो उन्होंने उसको फ्रिज में रख दिया और अगले दिन वापस से इन दोनों का टेस्ट किया। तो जब दोनों का टेस्ट वापस किया गया पूरे रात उसको रखने के बाद में, तब जब दोनों का टेस्ट में इन्होंने इक्वल जो है स्ट्रेंथ शो किया कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड और 1 वीक पुराना जो ग्लूकोज बना है उन दोनों का जो स्ट्रेंथ है जो वो दोनों का क्या है, सेम। ठीक है, अब आपको मुझे आंसर ये देना है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। आई होप आप मुझे ये आंसर दे पाएंगे, क्योंकि आपने मेरा ये लेक्चर अगर काफ़ी अच्छे से सुना होगा तो आपको इसका आंसर बहुत इजीली आता होगा। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। और आपसे उम्मीद है कि आप कमेंट सेक्शन में आकर इस क्वेश्चन का मुझे प्लीज़ आंसर दें। थैंक यू वेरी मच।